श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, उनके दाहिनी ओर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से आप संघ के स्वयंसेवक बने और संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे मध्य में विशिष्ट अतिथि के रूप में और उपस्थित हैं श्रीमान समीर अवस्थी त्रिपाठी जी। आप उद्यमी हैं और मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के आप प्रबंध निदेशक भी हैं। इनोवेशन इन सर्विस जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से 2 बार आपको सम्मानित किया गया है। उद्योग रत्न से भी आपको सम्मानित किया गया है। समाज के कमज़ोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए आपने मेधज रक्षित की भी स्थापना की है। आज आप इस कार्यक्रम के और अध्यक्ष के नाते बाईं ओर आसन पर विराजमान हैं। माननीय श्री ब्रजलाल जी, पूर्व में आप डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाते आप इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के बाईं ओर विराजमान है। मंच के बाईं ओर श्री शिवबली विश्वकर्मा जी, आप अवध प्रहरी के संपादक हैं और मंच के सबसे दाहिनी ओर श्रीमान बाबूलाल जी, भारतीय पुनरुत्थान समिति के आप कोषाध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। माननीय अतिथियों का उनके आगमन पर स्वागत होना यह हमारी भारतीय परंपरा है। आप सब ने उनका आगमन के समय जिस करतल ध्वनि से स्वागत किया है वह साबित करता है कि इस देश में कुशल नायकों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार जन समुदाय और उनके जो प्रतिनिधि रूप आज आप यहाँ उपस्थित हैं, आपने वो स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में इन चीज़ों को शायद स्वीकार करेंगे। अब मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित अपने महानुभावों के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए बुला रहा हूँ। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आने का कष्ट करेंगे श्रीमान देशराज बंसल जी, रिटायर आईएफएस हैं और इस संस्थान के एमडी के तौर पर, जहां पर हम लोग आज यहां पर उपस्थित हैं, इस संस्थान के एमडी के तौर पर इसका देख रहे हैं श्रीमान समीर त्रिपाठी जी। आप दोनों लोगों से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाए। स्वागत के तौर पर रुद्राक्ष का एक पौधा ये मुख्यमंत्री आवास में जाकर के लगेगा और इस आपके आयोजन का प्रतिनिधित्व वहाँ करता रहेगा। इस निमित्त ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में सुशोभित किया गया है। श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर अनिल जी, जो प्रांत कार्यवाह हैं, उनको हम विशेष रूप से आग्रह करते हैं। बहुत कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर अनिल जी। और श्री लोकनाथ जी सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। श्रीमान लोकनाथ जी, आप आएं। माननीय नरेंद्र ठाकुर जी के बारे में यहाँ सभागार में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लंबे कालखंड से इस काम से जुड़े हुए हैं और इस समय पूरे देश में प्रचार सह प्रचार प्रमुख के नाते से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत कुशाग्र बुद्ध के कुशल योजक हैं। कहते हैं कि योजक की ही कमी रहती है, बाकी संसार में सब कुछ उपलब्ध है। नरेंद्र ठाकुर जी के स्वागत के बाद
श्रीमान ब्रजलाल जी, जो इस समय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। श्रीमान प्रणय विक्रम सिंह जी, जो पत्रिका के जो विशेषांक है उसके संपादक हैं, और श्री शिवबली विश्वकर्मा जी, जो संपादक जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है आप इसके बाद समीर त्रिपाठी जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर अशोक जी और डॉक्टर संजीव बंसल जी। आप लोग ज्यादा जोर बोल दोगे तो घबरा जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद उस विशेषांक का विमोचन होना है। विमोचन के दौरान ही उसका परिचय कराने के लिए इसके जो संपादक जी हैं प्रणय विक्रम जी, उनका मैं आह्वान करता हूं कि वो आएँ और विशेषांक का परिचय कराएं, और उसी के साथ पत्रिका यहाँ पर रख दी जाएगी। जैसे इनका उद्बोधन समाप्त होगा, 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे और उसके बाद उसका विमोचन। नमस्कार आदरणीय मंच और युवा शौर्य विशेषांक में शिरकत कर रहे मेरे प्यारे साथियों। अभी कुछ लम्हात में, कुछ क्षणों में ये पत्रिका आपके हाथों में होगी। इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। अतः लोकार्पण कार्यक्रम और आपके मध्य में अवरोध नहीं बनूंगा। मैं चंद बातों में अपनी बातें ख़त्म करूंगा। लगभग 500 वर्ष पूर्व एक सितारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लेता है, जिसे हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 500 वर्षों बाद भी आज हम एक विशेषांक उनके नाम से निकाल रहे हैं। दरअसल बड़ी सारी फिल्में उनके ऊपर बनी हैं, बड़े कथानक लिखे गए हैं, बहुत साहित्य लिखा गया है। लेकिन जो यह पत्रिका युवा शौर्य विशेषांक के नाम से हम आज आपके बीच में भेज रहे हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं। कुछ खास बातें ये हैं कि हम महाराणा प्रताप जी को एक मिलिट्री जनरल के नाम से जानते हैं। हमें जानते हैं कि बहुत बड़े सेनाध्यक्ष थे, बहुत शौर्य और प्रताप उनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आज से 500 वर्ष पूर्व जब भारत जाति जड़ता में सिमटा हुआ था, उस वक्त उन्होंने समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की थी। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि उन्होंने मान सिंह के साथ में भोजन नहीं किया और कोल भी लोग साथ में भोजन किया करते थे। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। धीमर एक जाति हुआ करती है राजस्थान में, वो जाति जो अछूत मानी जाती थी, उसको उन्होंने योद्धा बनाया। न सिर्फ योद्धा बनाया बल्कि अपने अग्रिम पंक्ति में चलने का गौरव भी प्रदान किया। सामाजिक समरसता के लिए इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। यह अद्वितीय चीज़ है। हम ये भूल जाते हैं, हम उनके शौर्य उनके प्रताप के आलोक में भूल जाते हैं कि उन्होंने तमाम ऐसे काम किए थे जिनका वर्णन सप्रयास कुटिलतापूर्वक हमसे छुपा लिया गया। हमने उन सारे चीज़ों को उभारने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिन प्रतापीय लोगों ने अपना बलिदान दिया था और इतिहास के पन्नों में वो कहीं विलोपित हो गए हैं, नेपथ्य में चले गए हैं, उनको उभारा जाए। जैसे के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ग्वालियर के राजा राम शाह सिंह, जिन्होंने अपना पूरा वंश बलिदान कर दिया। युद्ध को देख रहा बदायूनी लिखता है कि मेरे कलम कांप जाती है उसके शौर्य को देख करके। मुगलों का हरावल दस्ता पीछे 8 किलोमीटर पीछे चला जाता है, लेकिन उसका जिक्र कभी इतिहास में नहीं होता है। हमने इतिहास में उस व्यक्ति से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। हकीम खां सूर, जिसने 500 पठानों के साथ 5000 पठानों के साथ में मुगल सेना को 8 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। ये विशेषांक हकीम खां सूर की बलिदान से गुफ्तगू करता है, उनसे बातचीत करता है। आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा। कहते हैं ये जैसे माँ होती है वैसा पुत्र होता है। शिवाजी को शिवाजी बनाने में माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? अरे महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप पर अपने पिता उदय प्रताप सिंह का बहुत बड़ा
बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, उनके ऊपर प्रभाव था माता जयंता बाई का। जयंता बाई के ऊपर 4 पन्ने के एक शोधपरक आलेख हमने प्रस्तुत किया है, जो साबित करता है कि महाराणा प्रताप ना होते अगर वो जयंता बाई ना होती। तो जयंता बाई को श्रद्धांजलि देता है यह लोकार्पण कार्यक्रम में युवा शौर्य विशेषांक। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि अगर महाराणा प्रताप को देखना है, समग्रता में देखना है, उनके विराट स्वरूप को देखना है, तो 97-98 पन्ने की एक पत्रिका में समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की है, मैं एक नवांकुर पत्रकार हूं और अपनी समझ के हिसाब से मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और कुछ ही पलों में ये पत्रिका आपके सम्मुख आपकी समीक्षा के लिए अवगत हो जाएगी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी लोग इसे संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। जय महाराणा, जय भारत, जय भवानी। एक युवा पत्रकार के लिए आप लोगों की ये तालियां साबित करती हैं कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रोत्साहन आप सबने दिया है। बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पत्रिका का विमोचन करके और ऐसे इतिहास के महापुरुषों को एक श्रद्धांजलि, एक भावांजलि देने का हम लोगों का एक प्रयास है। अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कहने वाले हैं। वो एक तेजस्वी व्यक्ति हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा। उनकी वाणी में वो ओज है जिससे समाज को बड़ी दिशा मिलती है। ये पत्रिका एक बहुत अच्छा प्रयास है। आप देखेंगे कि इसके माध्यम से कितना परिश्रम करते हुए एक शोधपूर्ण सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई है। अब मेरा आग्रह है माननीय नरेंद्र ठाकुर जी से, जिनको आप सब यहाँ जो विज्ञजन उपस्थित हैं अवश्य सुनना चाहेंगे। हम सभी से एक बार फिर आग्रह कर लें कि अपने मोबाइल फोन को उस तरह सुला दें जैसे एक माँ अपने बच्चे को चुपचाप थपकियां देकर सुला देती है। तो कृपया उस फोन पर अपनी उंगलियां घुमा दीजिए, कुछ देर के लिए उसे शांत रहने को कह दीजिए। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जितने फ़ोन आएंगे, जितनी चैटिंग लोग करना चाहेंगे, वो सब सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नरेंद्र ठाकुर जी। आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री समीर त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित श्री ब्रिजलाल जी, श्री बाबूलाल शर्मा जी, अवध प्रहरी पत्रिका के संपादक श्रीमान श्री वली जी विश्वकर्मा, इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, वंदनीय मातृशक्ति और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो ऐसे एक सफल विशेषांक के प्रकाशन के अवसर पर अवध प्रहरी की पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ही उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस विशेषांक की सामग्री को तैयार किया है। इस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता ये समाज जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं और सफल प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग अपना ये जागरण पत्रिका का भी है। इसी प्रकार की जागरण पत्रिका पूरे देश भर के अंदर सभी प्रांतों में लगभग 35 से अधिक संख्या में अलग अलग नाम से मासिक अथवा पाक्षिक दृष्टि से ये अंतराल के बाद प्रकाशित होती है। मुझे भी एक ऐसी पत्रिका का 10-11 वर्षों तक संचालन करने का हिमाचल प्रदेश में मौका मिला। उसी दृष्टि से अवध प्रहरी भी अवध प्रांत के अंदर इस प्रकार का समाज जागरण का कार्य कर रही है।
हम जानते हैं कि इस प्रकार की जागरण पत्रिका, जिसको हमने नाम दिया, नाम से ही अर्थात ये जागरण करने वाली पत्रिका है। अन्य सामान्य जो पत्र पत्रिकाएं चलती हैं उससे थोड़ा भिन्न प्रकार से चलती हैं, सामग्री भी भिन्न प्रकार की रहती है। अपने समाज के अंदर, देश में अनेक प्रकार की घटनाएं हर रोज घटती हैं, लेकिन वो सभी प्रकार की घटनाएं, जानकारियां ये सामान्य समाज तक नहीं पहुंचती है। आज भी हम देखते हैं कि देश के अनेक ऐसे दूरस्थ गांवों के अंदर समाचार पत्र पत्रिकाएं नहीं पहुंचती है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, इसलिए वहां की परिस्थिति जानता हूं कि आज भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर समाचार पत्र महीने में एक बार भी नहीं पहुंचता है। पत्रिकाएं तो अलग बात है। तो ऐसे स्थानों पर भी अपने देश भर के, पूरे देश में सभी पत्र पत्रिकाएं पहुंचती हैं, लेकिन सभी गांवों में नहीं पहुंचती हैं। 6 लाख से अधिक गांव इस देश के अंदर हैं, लेकिन उसमें से किसी एक विचार को लेकर अगर सर्वाधिक पहुंच किसी पत्रिका या किसी विचार की है तो ऐसी ही जागरण पत्रिकाओं की है। 3 लाख से अधिक गांवों के अंदर अलग अलग नाम से, लेकिन एक ही विचार को लेकर इस प्रकार से अपनी पत्रिकाओं की पहुंच है। मुझे लगता है कि सामान्य सभी समाचार पत्र भी इतने स्थानों पर कुल मिलाकर के ऐसे नहीं पहुंचते होंगे। अब घटनाएं तो समाज में बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से किन बातों को हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, ये महत्व की बात है। ऐसे समाचार जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित नहीं होते हैं, जिनको वहां पर स्थान नहीं मिलता है, लेकिन वो समाज के लिए आवश्यक रहते हैं, ऐसे समाचारों को ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये उसके पीछे का हेतु है, ये उद्देश्य है। आज समाज में बहुत सारे अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं, प्रेरणा देने वाले प्रयोग हो रहे हैं, समाज को नई दिशा देने वाले प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सभी समाचार पत्रों का स्थान नहीं बनते हैं। कभी कभी हम समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनलों के अंदर देखते हैं, तो अनेक ऐसे युवा हैं जो विदेशों में भी अच्छी नौकरी यानी अच्छा पैसा छोड़ करके और अपने गांव में आकर के ग्राम विकास के कार्य में लगे हैं, अपने गांव को अपने आधार पर खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों युवा इस देश के अंदर आज ग्राम विकास के काम में, कृषि के विकास के काम में, गौ संवर्धन के काम में, ऐसे अनेक उदाहरण हमें प्रवास के समय देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सभी समाचार पत्रों का स्थान नहीं बनते हैं। अभी कल ही मैं एक समाचार हिमाचल प्रदेश का पढ़ रहा था। उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ सिरमौर जिला है, वहां के एक गांव की घटना ये समाचार पत्र में छपी थी। लगभग 600 आबादी का एक गांव है, लेकिन उस गांव के सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि हम अपने गांव के अंदर मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्षों से उस गांव के अंदर उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारी बातें नियम बनाने से, कानून बनाने से नहीं होती है। समाज जब तय करता है तो सब बातें होती हैं, कानून कम नहीं है, लेकिन पालन करने वाला वैसा समाज चाहिए। इसलिए जब समाज अपने आधार पर, अपने बलबूते जब कोई भी बात को तय करता है तो उसका वो पालन भी करता है, आग्रह करता है, और ये समाज में सर्वत्र ऐसी बातें अपने आप ही आचरण में आ जाती हैं। ऐसे अनेक घटनाएं ये पूरे देश भर के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आज हम अपने मीडिया की स्थिति देखते हैं तो क्या ध्यान में आता है? तो मीडिया में बहुतांश जो समाचार हैं
वो हिंसा, बलात्कार, दुर्घटना, चोरी, डकैती, राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा, इसके ही अधिक समाचार रहते हैं। समाज में मानो सब प्रकार से इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये भी सत्य है, नहीं हो रही ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन उसका प्रतिशत कितना है? अगर पूरा हम उसका अनुमान लगाएंगे तो 2 या 3% से अधिक समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। लेकिन जो 95% अच्छे काम समाज में हो रहे हैं, लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उनको वहां पर स्थान नहीं मिलता है या कम मिलता है, क्योंकि लोगों को भी पढ़ने में, इस प्रकार के समाचारों को पढ़ने में अधिक रुचि रहती है, और समाचार पत्रों को भी, जिससे उनका बिक्री बढ़े, उस प्रकार का समाचार देने की वृत्ति है। जो 2% हो रहा है उसका 95% वर्णन अखबारों के अंदर आता है, लेकिन जो 95% हो रहा है उसका 2% भी स्थान समाचार पत्रों के अंदर नहीं मिलता है। इसलिए मीडिया को भी अपनी जो भूमिका है उसको समझना होगा। मीडिया को भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए ठीक प्रकार से समाज की इस स्थिति को समझने की आवश्यकता लगती है। लेकिन हमें भी कुछ बातों का विचार करने की आवश्यकता है। यानी समाज में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? 2% भी हमें भारतीय समाज के अंदर ये मान्य नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है। क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं? क्योंकि जब हमारे समाज ने, परिवारों ने और शिक्षा के अंदर इस प्रकार से संस्कारों की कमी आ गई, उसके कारण से इस प्रकार की वृत्ति हो गई समाज में। क्योंकि जो व्यवस्था संस्कार देने की हमारी परिवार में रहती थी, समाज में रहती थी, शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार मिलते थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर आज कमी आई है। तो उसके बारे में समाज को आज सोचना पड़ेगा। महिला की ओर देखने की हमारी दृष्टि क्या थी? तो अपने यहाँ कहा गया मातृवत परदारेषु, और अनेक महापुरुषों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसे अनेक उदाहरण दिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अपना शिकागो प्रसिद्ध भाषण के बाद 3-4 वर्षों तक अमेरिका का प्रवास किया, यानी यूरोप में घूमते रहे। तो उनके किसी शिष्य ने पूछा उस प्रवास के दौरान कि भारत की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में, आप में और हमारे में अंतर क्या है? तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर उस अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी जो दृष्टि है और आपकी जो दृष्टि है उसमें एक बेसिक अंतर है। यानी आप यूरोप के लोग अपनी मां को छोड़कर शेष महिलाओं को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भारतवर्ष के लोग अपनी पत्नी को छोड़कर शेष को मां की दृष्टि से देखते हैं। ये बेसिक अंतर हमारा और आप में है। और वहीं पर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनका है। जब एक सुंदर महिला उनके पास एक प्रस्ताव लेकर के आई स्वामी जी के पास कि अगर आपके साथ मेरी शादी होती है तो हमारे को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो बहुत सुंदर भी होगा और योग्य भी होगा। तो विवेकानंद ने तुरंत उसका उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे पुत्र स्वीकार कर लीजिए, तो अपने आप ही आपको सुंदर और योग्य पुत्र मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण हमारे सामने है। और जिन महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर ये विशेषांक का विमोचन हम कर रहे हैं, अभी हुआ है, उसी भी विशेषांक के अंदर वो जो उदाहरण मैं बता रहा हूं उसका भी उल्लेख उसके अंदर है। तो महाराणा प्रताप के जीवन में भी इसी प्रकार का एक उदाहरण आता है। जब मुगलों के साथ ये निरंतर संघर्ष उनका चल रहा था, तो उस संघर्ष के दौरान एक दिन अचानक वो अस्वस्थ होते हैं, बुखार आता है। तो उस दिन उनकी सेना का नेतृत्व जो उनका पुत्र है कुंवर अमर सिंह, ये कर रहे होते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको रहीम कहते हैं, वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो कुंवर अमर सिंह ने उनकी सेना को खदेड़ दिया, भगा दिया, और ये
रहीम जो हैं वो सब मैदान छोड़ करके भाग गए और बचे हुए सैनिक और जो मुगल परिवारों की महिलाएं थी उनको भी वहीं छोड़ करके भाग गए। तो अमर सिंह ने उन सब बचे हुए सैनिकों को और मुगल परिवार की महिलाओं को कैद कर लिया। अब कैद किया और जैसे ही महाराणा प्रताप को ये जानकारी मिली, सूचना मिली, तो ये बहुत नाराज हो गए और स्वयं अब्दुल रहीम खान काना की बेगम के सामने जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मेरे पुत्र ने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है, उसके कारण से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुरक्षित उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अब ये जो रहीम है वो अकबर के सामने पेश हुए, गए, अभी तक चर्चा चली रही थी, तो अकबर ने थोड़ा सा मजाक किया, क्यों सभी सैनिकों को जनान खाने को छोड़ करके और सुरक्षित लौट करके आ गए। अभी आपस में बातचीत चली रही थी, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, तो उतने में वो सब महिलाएं वहाँ पर अकबर के दरबार में आती हैं। लेकिन उससे पहले अब्दुल रहीम खान काना क्या कहते हैं, उनका लेकिन महाराज हमारे से गलती हुई है, हम हार गए हैं, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि वो महाराणा प्रताप के संरक्षण में हैं, हमारी महिलाओं को कुछ भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, इतना वो विश्वस्त थे। तो महाराणा नहीं, जो अकबर के पास जब आती है महिलाएं, तो उन्होंने बताया कि हम सुरक्षित यहाँ पर, और अकबर की सेना, महाराणा प्रताप की सेना ने हमें यहाँ तक भेजा है। तो अकबर को ये कमेंट करना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि इस प्रकार का जिसका उदार हृदय है कि शत्रु की महिलाओं को भी हाथ नहीं लगाना, बुरी दृष्टि से नहीं देखना, तो ऐसे महाराणा प्रताप को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। ये हमारा चरित्र रहा है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। आज भी ये सर्वत्र समाज के अंदर दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बातें ये समाज के सामने कम आती हैं। सामान्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे अनेक उदाहरण उसके जीवन के अंदर आज भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे उदाहरणों को समाज के सामने लाने का दायित्व ये मीडिया का होता है। तो ऐसे उदाहरण जब समाज के सामने आते हैं तो समाज उस दिशा में चलता है, उसका अनुसरण करता है। तो ऐसी अनेक बातें जो कहीं पर मीडिया के अंदर जिनको स्थान नहीं मिलता है, ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम ने स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग ये आरंभ किए हैं। इसलिए जब हम इस विशेषांक को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था। वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी स्वाभिमान के सामने समझौता नहीं किया, अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे, कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उच्च आदर्श अपने जीवन के अंदर रखे। तो जब ऐसे विशेषांक, ऐसे विशेष प्रयत्नों के माध्यम से इस प्रकार के किसी व्यक्ति के बारे में, समाज की परिस्थितियों के बारे में, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में जब विशेष कुछ उल्लेखनीय सामग्री आती है तो समाज को उसका लाभ होता है। समाज उस दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त होता है। तो ऐसी जो मुख्य भूमिका ऐसी जागरण पत्रिकाओं की देश भर के अंदर है, उसी दृष्टि से अवध प्रहरी जैसी एक पत्रिका अपने प्रांत में भी चल रही है। तो हम महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ संदेश लेकर के, ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने आचरण में, व्यवहार में उनको लाएंगे, तो फिर हम एक सार्थक जीवन जीने की दिशा में बढ़ेंगे। और इसमें ऐसी सामग्री, ऐसी पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रहती है। एक बार पुनः मैं अवध प्रहरी की पूरी संपादकीय टीम को और जिसने उसमें सहयोग किया उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं, और इतना बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान करते हैं कि आप सभी को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी।
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हिंदी पाक्षिक पत्रिका अवध प्रहरी के युवा शौर्य विशेषांक के आज के इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्रीमान ब्रजलाल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान समीर त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, श्रीमान बाबूलाल शर्मा जी, अवध प्रहरी के संपादक श्रीमान शिवबली विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव पत्रकार मित्रों, अवध प्रहरी पत्रकार के इस युवा शौर्य विशेष संपादक और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि आज अवध प्रहरी स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर इस युवा शौर्य विशेषांक का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में स्वदेश और स्वाभिमान और स्वधर्म का भाव जागृत हो, यह देश के स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड से ही देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद से जो एक क्रम प्रारंभ हुआ, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अवध प्रहरी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर इस विशेष इस पत्रिका के संपादक और संपादकीय टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान किस रूप में इस पूरे देश के लिए प्रेरक हो सकता है, अनुकरणीय हो सकता है, इस नए विशेषांक के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पक्षों को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का एक अवसर वर्तमान समाज को प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि अतीत से भटका हुआ समाज कभी अपने उज्जवल भविष्य की आधार नहीं रख सकता। हमारा अतीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उस प्रकार के प्रेरणापुंज हमें अपने वर्तमान के सामने रखने पड़ेंगे और उन प्रेरणापुंजों में जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में
देशभक्ति का, शौर्य और पराक्रम का एक नया पाठ पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, वह नाम है महाराणा प्रताप का। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप के नाम की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें हम सबके सामने आती हैं, और वो बातें इस रूप में कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था कि राणा एक बार केवल हमें बादशाह स्वीकार कर लें, हम उनके मेवाड़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न उनसे किसी प्रकार का कोई कर लेंगे, लेकिन केवल एक बार वह अकबर को अपना बादशाह स्वीकार कर लें। उन्होंने इसके लिए अनेक अपने सेनापतियों को भेजा, जिसमें जयपुर के राजा मानसिंह भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया था कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता, क्योंकि वह तुर्क है और वह वही रहेगा। वह मित्रता की आड़ में हमारे सम्मान के साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा, और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और अगर हमारा सम्मान है, हमारे अंदर कुछ भी स्वाभिमान है, तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते, और अंतिम दम तक अपनी इन बातों पर महाराणा प्रताप अडिग रहे। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप की आज से 500 वर्ष पूर्व कही गई ये बातें आज भी हम सब के लिए उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। उस कालखंड में महाराणा प्रताप के सामने चुनौतियां थीं। चुनौतियां स्वाभाविक रूप से थी। एक और अकबर जैसा बादशाह, जिसका एक विशाल भूभाग में शासन था, भारी सेना थी, अपने राज्य रजवाड़ों को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान को गिरवी रखने वाले तमाम राजा भी थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को पहले ही रौंद डाला था। लेकिन उस सब के बावजूद अकेले अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी एक छोटी सी रियासत को लेकर के भारत के स्वाभिमान और भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय महाराणा प्रताप ने दिया, आज यही कारण है कि हम 500 वर्षों के बाद भी महाराणा प्रताप को उसी सम्मान के साथ स्मरण कर रहे हैं, और उनके उस शौर्य और पराक्रम से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। एक पक्ष वह जो विपरीत परिस्थितियों में किसी भी उस ताकत के सामने उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं, वह महाराणा प्रताप का पक्ष है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजे रजवाड़े उस समय भी महाराणा प्रताप को इस बात के लिए धिक्कारते थे कि एक ही बार तो उसको बादशाह कहना है, लेकिन अनावश्यक खून खराबा करने के लिए महाराणा प्रताप
किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। थोड़ा सोचिए, अगर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो क्या आज हम मेवाड़ के उस राजवंश को, महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक के रूप में इस प्रकार का सम्मान देते। और वही बात आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब पर भी लागू होती है। जब हम अपने कुछ तनिक से स्वार्थ के लिए अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के साथ कभी कभी इस प्रकार की छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनी रहती है। एक पक्ष वह है, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता कौन हारा यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है अपनी सेना के साथ उस समय की सबसे बड़ी ताकत के सामने जूझते हुए महाराणा प्रताप ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया था, इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण मिलना बिरला है। और यही नहीं, वो लड़ाई एक दिन की नहीं थी, कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में लड़ा गया और अंततः अपने उन सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके महाराणा प्रताप ने बात साबित की थी कि महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम के बल पर उस कालखंड में भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा को बनाए रखने का कार्य किया था। दूसरा पक्ष आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब देखते हैं, अब भारत के अंदर कहीं भी आप जाएं, वनवासी समाज आज भी अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानता है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, एक अच्छी संख्या उनकी है। वे महाराणा प्रताप के चेतक की पूजा आज भी करते हैं, महाराणा प्रताप को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर में तीसरी बार मैं चुनाव के लिए जब उतरा तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि गोरखपुर महानगर से सटा हुआ एक मोहल्ला है, तो उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले में आप चलिए। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा पता नहीं, वे लोग कभी आपके पास नहीं आते, बीजेपी के पास भी नहीं जाते, लेकिन वे सभी लोग 100% वोट आपको करते हैं। मैंने कहा क्यों? हम लोग तो कभी वहां गए नहीं। मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं, वहां से कोई कार्यकर्ता भी नहीं। उस मोहल्ले के बारे में माना जाता था कि वहां जितने पुरुष हैं दिन भर शराब पी करके पड़े रहते हैं, वहां का माहौल बड़ा खराब है। महिलाएं दिन भर शहर में जहां कहीं उनको कार्य मिलता है, कार्य करते आते हैं, जो कमाती हैं उसी से उनका घर चलता है। तो चूंकि पुरुष में जो अधिकतर थे वे शराब पीते थे, इसलिए हम लोग भी वहां जाने से अवॉइड करते थे कि वहां क्या जाना। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने जिद की कि वहां चलिए, तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा चलो। लगभग 1500 की आबादी का मोहल्ला है, तो मैं उस मोहल्ले में गया। जैसे मैं वहां गया, मुझे देख के सब चौंके, सब खड़े हुए। और जितने पुरुष थे, ये सस्ता ज्यादातर नशे में थे, लेकिन जैसे मुझे देखे तो उनके चेहरे पे एक नई चमक थी। महिलाएं भी सब खड़े होकर के अपने दरवाजे पे स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उससे प्रश्न किया, मैंने कहा मैं तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहा हूं, आपके मोहल्ले में मैंने आज तक कुछ किया भी नहीं है, मैं कभी आपके बीच आया भी नहीं, कभी मैंने आपके बारे में सोचा भी नहीं,
फिर भी आप लोगों के चेहरे से, आपके हाव भाव से लगता है कि आप लोग सब मुझे वोट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा देना नहीं चाहते, हम देते हैं, और इस बार भी देने जा रहे हैं। आप नहीं भी आते तब भी हम देते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखिए, आप आए ना आए लेकिन हम वोट आप ही को देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म का जो पाठ पढ़ाया, हम आज पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी आदतें खराब हो गई हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उनकी जो सेना की टुकड़ी अलग अलग और गई थी, उसी में से कुछ लोग यहां आ गए होंगे। हम उनकी संतानें हैं। क्योंकि युद्ध से हम भागे थे, इसलिए आज भी छुप करके रहते हैं कि समाज के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन रक्त हमारे पास आज भी भारत का है, मेवाड़ का है, और जहां कहीं भी देश और धर्म की बात आएगी तो हम हमेशा वहां खड़े होंगे। हम लोग किसी जाति में नहीं फंसेंगे, किसी भी अन्य उसमें नहीं फंसेंगे जिसके कारण कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पुनः कलंकित होना पड़े। और यही स्थिति, ये केवल गोरखपुर के एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप थारू जनजाति के बीच में चले जाइए, आप अन्य जनजातीय समाज के बीच में चले जाइए, वे अपने आप आज भी अपने आप को योद्धा कौम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे आज भी अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं कि हम वास्तव में भारत के प्राचीन सेना के हिस्से हैं, प्राचीन सैनिक हैं, प्राचीन योद्धा हैं। हमने इस देश और इस धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और हम कभी भी इस देश और इस धर्म पर फिर आंच नहीं आने देंगे। ये भाव केवल यहीं पर ही नहीं, आप सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर के देखिए। मुझे याद है 1999 के आसपास की घटना है, जब कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के समय असम के अंदर बोडो आंदोलन चल रहा था, और उस दौरान एक घटना घटी थी। उस समय काफी हिंसक आंदोलन, उनका हिंसक संघर्ष चल रहा था सुरक्षा बलों के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कारगिल क्षेत्र में, और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो बोडो जाति के लोगों ने भारत सरकार के सामने, उन अलगाववादियों ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हम समर्पण करना चाहते हैं। समर्पण की शर्त क्या है? उन्होंने कहा समर्पण की कोई शर्त नहीं, हमारी एक ही शर्त है कि हम भारत की तरफ से पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। हमारी बात हो सकता है हम किन्हीं कारणों से, गलती से हम लोगों ने भारत की सेना या भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है। हम बातचीत करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने देखा होगा उस समय सैकड़ों की संख्या में बोडो अलगाववादियों ने समर्पण किया था। वो अलग विषय है कि भारत सरकार ने उनको सीमा पर नहीं भेजी। हमारी सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों से लड़ी, पाकिस्तान को परास्त करके 1999 के कारगिल के युद्ध को भारत ने जीता। लेकिन वह भाव अंततः जब राष्ट्रभक्ति का वो भाव पैदा होता है, तो पूर्वोत्तर का बोडो अलगाववादी भी इस बात को बोलने के लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं, हमारी एक ही शर्त है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें लड़ने दीजिए। यह है राष्ट्रभक्ति जो भारत के रग रग में बसी हुई है। और मुझे लगता है जब हम इस राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तब हमें स्मरण होता है महाराणा प्रताप का, तब स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, तब स्मरण होता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, तब स्मरण होता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, तब स्मरण होता है इस देश के उन हुतात्माओं का जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज आवश्यकता है
हम उन लोगों को जोड़ने का कार्य करें। महाराणा प्रताप आखिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अनवरत कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में इस युद्ध को लड़ते रहे, किसके दम पर और किसके बल पर? कौन थे महाराणा प्रताप के साथी? वहां के भील थे, वहां के मीणा थे, वहां के वे जातियां जिन्हें आज आप दलित कहते हैं, जिन्हें आज पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें आप वनवासी कहते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ते रहे, अकबर को और उनकी सेना को परास्त करते रहे। अकबर जीते जी महाराणा प्रताप का बाल बांका नहीं कर पाया, मेवाड़ का बाल बांका नहीं कर पाया, और यही भारत की सबसे बड़ी विजय थी। और मुझे लगता है कि आज भी वह विजय हम सबको इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हम सब इससे प्रेरणा प्राप्त करें, इससे सीखें, इससे जानें कि आखिर महाराणा प्रताप की विजय का कारण क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय के पीछे का कारण क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में कौन लोग योगदान दे रहे थे। अगर हमने उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः हमने समाज को जाति के आधार पर बांटने का कुत्सित पाप नहीं किया होता। अगर यह हो रहा है तो इसके पीछे कारण है जिससे ताकत कमजोर हो, भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति की ताकत कमजोर हो, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की ताकत कमजोर हो, भारत की एकता और अखंडता की ताकतें कमजोर हों। छत्रपति शिवाजी महाराज की उस पूरी लड़ाई को आप देखें, जब औरंगजेब के छक्का छुड़ाते हुए अंततः औरंगजेब स्वयं ही मर जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पूरी लड़ाई को देखिए, पंच प्यारे कौन थे? इसी समाज से निकले हुए वे जातियां हैं जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें आप अति पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें आप किन्हीं कारणों से अपने आप से अलग कर देते हैं। लेकिन एक योग्य योजक के नेतृत्व में किस रूप में उनका पराक्रम बोलता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लड़ी गई उस लड़ाइयों में आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। भाइयों बहनों, एक अवसर है हम सबके सामने, जब इन महापुरुषों के उस संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक बार पुनः भारत के अतीत से प्रेरणा प्राप्त करके इन महापुरुषों के शौर्य और पराक्रम से प्रेरणा प्राप्त करके अपने भावी जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी अपने हाथों में ले सकते हैं। और उस गारंटी के लिए आज यह अवसर हम सबके सामने आया है, जब महाराणा प्रताप की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर अवध प्रहरी के युवा शौर्य विशेषांक का यहां पर विमोचन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो इस पत्रिका के संपादकीय टीम ने महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर के इस पत्रिका को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है वह सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। मैं अवध प्रहरी की पूरी संपादकीय टीम को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद दूंगा कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए उन सभी पक्षों को लेकर के उन्होंने कार्य किया और आज के परिप्रेक्ष्य के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी किया है, क्योंकि आज भी हम सबके सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। महिला सुरक्षा किस रूप में होनी चाहिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख भी किया कि कैसे महाराणा प्रताप के पुत्र के द्वारा, कुंवर अमर सिंह के द्वारा, जब कुछ मुगल महिलाओं को बंधक बना करके रखा गया, महाराणा प्रताप को जानकारी मिलती है तो ये स्वयं जाकर के उनके सामने स्वयं खेद व्यक्त करते इस बात को कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं के
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं हो सकती, वो भले ही मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, ये भले ही युद्ध ही क्यों ना रहा हो। यह जो भाव है भारतीयता का भाव, यह भाव कब हम लेकर के आएंगे, कब हम इन भावों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कब हम अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को गिरवी रखते हुए देखते रहेंगे। मुझे लगता है आज का यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर मैं अवध प्रहरी प्राक्षिक जो पत्रिका है, इसके युवा शौर्य विशेषांक के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर एक बार पुनः इस पाक्षिक पत्रिका के संपादकीय टीम को हृदय से साधुवाद देते हुए, आप सबने महाराणा प्रताप की जो जयंती के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, इतनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को मनाया, क्योंकि जब हम अंग्रेजी तिथि देखते हैं तो 9 मई को ही यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन तिथि के अनुसार आज इस कार्यक्रम को इन्होंने विमोचन की दिशा से यहां पर रखा है। महाराणा प्रताप का स्मरण किया और इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता हुई। आप सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह है कि वो आकर के श्रीमान समीर त्रिपाठी जी से आकर के 2 मिनट में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन संक्षेप में व्यक्त करेंगे। आपके इस शुभ कार्य में हम आपके साथ हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक महान वीर व्यक्ति हैं। हम सब इनका बैकग्राउंड जानते हैं। इन्होंने अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो फैसले किए और जिस प्रकार की कुरीतियों का इतने सालों से सामना किया और लगातार करते चले जा रहे हैं, हम लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि हम उनके उस मुहिम में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे अपने पर्सनल फेवर्स को की उम्मीद ना करते हुए उनका साथ दें, क्योंकि बहुत वर्षों के पश्चात ये सत्ता ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में आई है और ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में आई है जिनके बारे में 100 में 100 हर व्यक्ति जमीन से लेकर आसमान तक ये कहेगा इनका पर्सनल स्वार्थ नहीं है। इसलिए हम लोगों को अवध प्रहरी और की पूरी टीम को हमारा पूरा साथ है और हमारा पूरा इनको शुभ संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रहरी के प्रबंध संपादक श्रीमान दिवाकर जी से आग्रह करते हैं कि वो आकर के और अपना आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम की बहनें अवध प्रहरी पत्रिका के विशेषांक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का हम लोगों को इस कार्यक्रम में आशीर्वचन मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अपनी पूरी टीम की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा हमारे संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने विशेषांक तैयार करने की शुरुआत की थी, ऐसे माननीय नरेंद्र ठाकुर जी को अभी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। हमारे एक फोन के आमंत्रण से ही इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी सहर्ष स्वीकृति देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, वर्तमान में SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्रीमान ब्रजलाल जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केवल एक फोन के आग्रह से ही अपने कार्यक्रम की सहर्ष स्वीकृति दी। इस सभागार के लिए हमारे ललित जी ने जो प्रयास किया है और यहाँ के जो MD हैं श्रीमान देशराज जी बंसल जी, उन्होंने अपना पूरा स्टाफ, अपना पूरी टीम लगाकर इस कार्यक्रम को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। मैं देशराज जी का और हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी, जिनका आशीर्वाद के कारण हम लोगों ने इस प्रकार का विशेषांक
तैयार किया है। ऐसे हमारे सारे कार्यकर्ता जो इस व्यवस्था में लगे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा हमारे मीडिया जगत के बंधु जो अपना समय निकालकर पूरे समय इस कार्यक्रम में कवरेज के लिए आए हुए हैं, सारे बंधुओं का मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा हमारी पूरी संपादकीय टीम, शिवली जी, प्रणय जी, कई लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने रात दिन जुटकर इस पत्रिका को जीवंत रूप प्रदान किया है। मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर हमारी टीम रही, आगे भी हम कई विशेषांक निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस पत्रिका के मुख्य सूत्रधार, जिन्होंने हमें हर एक विषय पर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी जुटाने के लिए कहा, अपने प्रांत विचारक श्रीमान कौशल जी भाई साहब का मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्वयं मुझसे थारू जनजाति के, थारू समुदाय के लोगों के बारे में इस पत्रिका में विशेष उल्लेख हो, इसके लिए आग्रह किया था। और इस पत्रिका को जिस रूप में दिया, भाई साहब का पूरा हम लोगों का स्नेह आशीर्वाद रहा। अपने प्रांत करवा डॉक्टर अनिल जी भाई साहब का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान कराने के लिए आपका जो सहयोग मिला, डॉक्टर अनिल जी का विशेष सहयोग करता हूँ। इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट अतिथि, माताएं, बहनें, सभी लोग आए हैं, मैं इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के लिए सभी लोगों से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुप्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां